वंदे मातरम साथियों। हम आज गुप्तकालीन साहित्य की बात करेंगे और गुप्तकालीन साहित्य को समझेंगे। और सबसे पहले हम बातचीत जो करेंगे कि इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो अपने बातचीत प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला तो यही कि जो हमारा गुप्तकाल है, इस गुप्तकालीन साहित्य में किस तरह के प्रश्न है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो अपने ध्यान रखना है मित्रों कि सबसे पहले कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उस टॉपिक का हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है। अब सबसे पहले तो ये जो साहित्य है, इस साहित्य को हम जो बांटेंगे, पढ़ेंगे, वो तीन भाग में इसको बांट कर पढ़ेंगे। पहला भाग तो क्या रहेगा? पहला भाग रहेगा सामान्य जानकारी। अब सामान्य जानकारी में क्या आएगा, इसको हम डिटेल में करेंगे, तभी भी देखेंगे। थोड़ा संक्षिप्त मैं साथ में बताता हुआ आपको चलता हूं, और ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और फिर क्या है कि जैसे ही अपनी क्लास होगी, क्लास होने के बाद ये पीडीएफ मैं अवेलेबल आपको करवा दूंगा, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ें। पहले अच्छे से समझिए, समझने के बाद में इसको हमें पढ़ना है, अच्छे से देखना है। तो सामान्य जानकारी में हम क्या लेंगे कि सामान्य जानकारी जो साहित्य की है वो ये है कि इस समय कुछ विद्वानों ने साहित्य के बारे में कहा है, तो कथन हो जाएंगे उनके। यहाँ शैलियां रही है तीन तरह की, तो वो कौन सी शैलियां थी उनकी बात हो जाएगी। इस जो गुप्तकालीन साहित्य का काल है, इसको दुनिया के अन्य जैसे एथेंस के इतिहास में पेरिक्लीज का युग है, और इंग्लैंड में या अंग्रेजी साहित्य में कहते हैं एलिजाबेथ द्वितीय का युग है, एलिजाबेथ का युग है। उस एलिजाबेथ के युग से तुलना की गई है, तो तुलना भी हम देखेंगे, शैलियां देखेंगे, प्रमुख कथन क्या है इनकी चर्चा करेंगे। यानी पहले प्रारंभिक, जैसे यहाँ की भाषा कौन सी रही, यानी बेसिक चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। बेसिक चीज पढ़ने के बाद में सेकंड जो पोर्शन हमारा रहेगा, ये रहेगा साथियों, इसमें प्रमुख साहित्यकार। क्योंकि साहित्य की बात कर रहे हैं तो प्रमुख साहित्यकार लाजमी है बताई जाने। और अब देखिए यहां जो क्वेश्चन केंद्रित रहेगा परीक्षा में, वो सामान्य जानकारी प्लस प्रमुख साहित्यकार में से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे आपको देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर भी हम क्या है कि किसी भी रूप में हमारे से कोई चीज छूटे नहीं, इसके लिए क्या है कि हम इसका तीसरा पोर्शन देखेंगे, और वो तीसरा पोर्शन हमारा रहेगा अन्य रचनाएं। अन्य रचनाएं, अब देखिए अन्य रचनाएं हैं, ये हम इसलिए देखेंगे, सारी की सारी गुप्तकालीन रचनाएं देख लेंगे, ताकि क्या है कि हमारा किसी भी रूप में क्वेश्चन छूटे नहीं। बाकी पहले और दूसरे दोनों टॉपिक में से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। यानी पहले सामान्य जानकारी है, इसमें कथन से संबंधित क्वेश्चन आता है, इसमें भाषा से संबंधित आता है, इसमें शैली से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो ये हम सामान्य जानकारी में करेंगे। और प्रमुख साहित्यकारों में सबसे प्रमुख जो सबसे ज्यादा संभावना रहेगी कालिदास की। कालिदास के बाद में विशाख दत्त है, विष्णु शर्मा है, शूद्रक है, अमर सिंह है, भारवी है, और एक त्रयी पूछी जाती है। त्रयी का क्वेश्चन तो पहले पूछा भी गया है। त्रयी क्या, एक तो शीर्ष त्रयी पूछी जाती है, एक वृहद त्रयी पूछी जाती है, एक लघु त्रयी पूछी जाती है। ये त्रयियां क्या है, इनकी भी हम बात करेंगे, हम इसको देखेंगे। तो इन बिंदुओं को लेकर हम इस क्लास को देखेंगे। और इसमें साहित्य में क्या है कि ये जो तीन बिंदु है, इन तीन बिंदुओं में पहले दो बिंदु आज की क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट एक छोटी क्लास और रखेंगे जिसमें अन्य रचनाओं पर हम चर्चा करेंगे। तो देखें, सबसे पहले सामान्य जानकारी की जैसे हम बात करते हैं साथियों, कि जो गुप्तकालीन साहित्य है, इसमें तीन व्यक्ति याद रखने आपको। कथन की बात करते हैं ना, तीन व्यक्ति। एक तो आपको के एम मुंशी ध्यान रखने हैं, के एम मुंशी। के एम मुंशी क्यों ध्यान रखने हैं? क्योंकि के एम मुंशी ने गुप्तकालीन जो साहित्य है
इस गुप्तकालीन साहित्य को क्या कहा? गुप्तकालीन साहित्य और कला और साहित्य की प्रगति के कारण गुप्तकाल को क्या कहा है? गुप्तकाल को स्वर्ण काल कहा है। प्राचीन भारत का स्वर्ण काल गुप्तकाल को कहा गया है, सीधा स्वर्ण काल भी कहा गया है। तो के एम मुंशी को इसलिए जानेंगे कि के एम मुंशी इसलिए कहते हैं। सेकंड हम बात किसकी करेंगे? बाद में हम बात करेंगे मैक्स मुलर की। मैक्स मुलर क्या करते हैं? मैक्स मुलर ये क्या है कि ये जो गुप्तकालीन साहित्य है, इस गुप्तकालीन साहित्य को पुनर्जागरण काल कहते हैं। पुनर्जागरण काल कहते हैं। इसी के साथ तीसरी व्यक्ति हैं, ये तीसरी व्यक्ति हम देखेंगे आर डी बनर्जी। और आर डी बनर्जी हैं, ये गुप्तकालीन जो कला है इसको पुनर्जागरण कला के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि गुप्तकालीन कला को पुनर्जागरण कला किसने कहा? गुप्तकालीन साहित्य को पुनर्जागरण काल का साहित्य किसने कहा? या पुनर्जागरण काल, क्योंकि सीधा उपयोग किया इन्होंने शब्द का ही पुनर्जागरण। और गुप्तकालीन साहित्य को गुप्तकाल को साहित्य और कला की प्रगति के कारण स्वर्ण काल है, ये कहा गया है। और ये किसने कहा? तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो यहां देखिए, ये देखेंगे कि गुप्त काल को साहित्य व कला में प्रगति के कारण, साहित्य व कला में प्रगति के कारण क्या कहा है? प्रगति के कारण, साहित्य व कला में प्रगति के कारण स्वर्ण काल कहा। स्वर्ण काल कहा, ये अपने को ध्यान रख लेना है कि स्वर्ण काल किसने कहा है, क्यों कहा, ये ध्यान रखना है। कहा तो क्यों कहा है? कहा तो इसलिए है क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि साहित्य और कला में बहुत गुप्तकाल में प्रगति हुई, इस कारण इन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये नंबर एक ध्यान रखेंगे। नंबर दो, मैक्स मुलर, गुप्तकालीन साहित्य को ये पुनर्जागरण काल कहते हैं। पुनर्जागरण काल कहते हैं, ये ध्यान रखना है। पुनर्जागरण काल और पुनर्जागरण कला, ये दो शब्दों का प्रयोग है, इनको भी ध्यान रखेंगे कि इन्होंने गुप्तकालीन साहित्य को किस नाम से पुकारा? इन्होंने गुप्तकालीन साहित्य को पुनर्जागरण काल, कला तो आर डी बनर्जी कहते हैं, काल कहा है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। तो आगे हमारा रहेगा कि ये जो हमारे आर डी बनर्जी महोदय हैं, ये क्या कहते हैं? इन्होंने गुप्तकालीन कला को पुनर्जागरण कला कहा है। पुनर्जागरण कला कहा है। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, इस पे हमें गौर करना है। तो ये क्या है कि तीन व्यक्ति विशेष ध्यान रखने हैं जब भी हम साहित्य की बात करेंगे। के एम मुंशी और मैक्स मुलर पूछे जाने की ज्यादा संभावना रहेगी, तो इन पे गौर करना है, अच्छे से अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है साथियों इतना? तो इसके बाद में हम बात करते हैं अन्य जो फैक्ट्स हैं उन पे चलते हैं। अन्य बात क्या है? गुप्त काल को
क्या कहा जाता है, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। अब देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है कि संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल है, साहित्य का स्वर्ण काल, ये हम गुप्त काल को कहते हैं। एक बात तो ये सीधी सीधी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके साथ में ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस समय जो गुप्त काल में है, कहा जाता है इस गुप्तकालीन साहित्य की जो भाषा रही है, ये गुप्तकालीन साहित्य की भाषा संस्कृत रही है, और गुप्त काल में जो राजभाषा थी वो भी संस्कृत थी। गुप्तकालीन साहित्य की भाषा कौन सी रही है, संस्कृत, और गुप्तकालीन राजभाषा थी वो भी संस्कृत थी। तो ये दो चीजें भी आप साथ में नोट कीजिए कि गुप्तकालीन साहित्य की भाषा, सीधा अपने से पूछा जाए कि गुप्त काल में किस भाषा में साहित्य की रचना हुई, साहित्य की भाषा, तो गुप्तकालीन साहित्य है। इस गुप्तकालीन साहित्य की भाषा और गुप्त काल की राजभाषा, गुप्त काल की राजभाषा ये दोनों की दोनों साथियों क्या है कि दोनों के दोनों संस्कृत है। ये अपने ध्यान रख लेंगे, क्योंकि जितने भी विद्वान हुए हैं इस समय, अब संस्कृत साहित्य का क्या कहते हैं हम, संस्कृत साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। संस्कृत साहित्य का स्वर्णकाल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय संस्कृत ही जो फली है, आगे बढ़ी है। हालांकि इससे पहले के काल में प्राकृत भाषा का मुख्यतः प्रयोग होता था, और उससे पहले संस्कृत का प्रयोग होता था। संस्कृत दोबारा हमारे यहाँ आई है, तो यहाँ अपने ध्यान रख लेंगे कि राजभाषा भी संस्कृत है और साहित्य की भाषा भी इसमें संस्कृत है। तो ये चीजें भी अपने गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे, एक एक चीज को ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे। मैं आपको बड़े खुले तौर पर भी लिखूंगा, ताकि क्या है कि हमें बाद में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, पढ़ने में भी, पीडीएफ पढ़ने में भी और समझने में भी। सीधा फटाफट से देखें और पढ़ते हुए चलें, ठीक है साथियों। अब इसके बाद में हम बात करें कि गुप्तकालीन साहित्य की शैलियां। अब देखिए जो गुप्तकालीन साहित्य है इसकी तीन शैलियां थी। गुप्तकालीन साहित्य की रचना तीन शैलियों में हुई। अब ये शैलियां कौन कौन सी थी, साहित्य की रचना तीन शैलियों में हुई। अब देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है, शैलियों में हुई। अब ये तीन शैलियां अपने लिखते हैं। इससे पहले ये ध्यान रखेंगे कि ये जो तीन शैलियां हैं ये कौन कौन सी। सबसे पहले हम लिखेंगे वैदर्भी शैली, वैदर्भी शैली। दूसरा हम बात करेंगे, वो बात करेंगे चंपू शैली की, चंपू शैली। और तीसरी शैली थी वो थी अलंकृत शैली। इन तीन शैलियों का प्रयोग गुप्त काल में हुआ। और ये भी ध्यान रखना है साथियों कि इन तीन शैलियों में सर्वाधिक जो प्रयोग हुआ है वो वैदर्भी शैली का हुआ है। वैदर्भी शैली है, इसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। चंपू शैली में तो क्या है, गद्य व पद्य दोनों में लिखा जाता था, गद्य व पद्य दोनों में मिक्स, दोनों में लिखा जाता था। इसमें क्या है कि सबसे प्रसिद्ध तो इस समय प्रशस्ति है कौन सी, प्रयाग प्रशस्ति है। चंपू शैली का बड़ा उदाहरण तो वैदर्भी में लगभग सारा साहित्य लिखा हुआ है, वैदर्भी में लगभग सारा साहित्य लिखा हुआ है। तो ये तीन शैलियां हैं, इन तीन शैलियों का इसमें प्रचलन था और ये शैली मुख्य थी वैदर्भी शैली। ये भी अपने ध्यान रखेंगे। साथ में साथियों अपने को ध्यान रखना है कि ये जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल की तुलना दुनिया के दो, एक तो पेरिक्लीज युग और दूसरा है एलिजाबेथ युग। एलिजाबेथ युग तो इंग्लैंड में था, अंग्रेजी साहित्य का काल था जिसमें अंग्रेजी साहित्य बहुत अधिक फला फूला, पनपा, बहुत अधिक विकास उसका हुआ।
और जो पेरिक्लीज युग है ये यूनान में, यानी एथेंस का इतिहास था, यूनान में था। तो ये इन युगों की तुलना भारत के इससे की जाती है। तो ये भी आप नोट करेंगे कि गुप्तकालीन साहित्य की तुलना किससे की जाती है? गुप्तकालीन साहित्य की तुलना पेरिक्लीज युग से की जाती है। कौन सा युग है? पेरिक्लीज युग। पेरिक्लीज युग। और ये पेरिक्लीज युग है, ये साहित्य का स्वर्ण काल है। कहां की साहित्य का स्वर्ण काल है? ये एथेंस एक क्या है, नगर राज्य था। कहां का? यूनान का। यूनान के इतिहास में पेरिक्लीज युग था। ये अपने को ध्यान रखना है। यूनान की इतिहास में क्या था? पेरिक्लीज युग था। और इससे तुलना की जाती है। और सेकंड किससे की जाती है? एलिजाबेथ युग से। एलिजाबेथ युग, बेथ युग है, इस एलिजाबेथ युग से तुलना की जाती है। और एलिजाबेथ युग क्या है? अंग्रेजी साहित्य का, अंग्रेजी साहित्य का ये स्वर्ण काल था। ये अपने को ध्यान रखना है, स्वर्ण काल था। और एलिजाबेथ कहां की रानी थी? तो ये कहां था? इंग्लैंड में था। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, ग्रेट ब्रिटेन में, इंग्लैंड में था। ठीक है, तो इन दो युगों से इनकी तुलना भी की जाती है। इसके बाद में ये ध्यान रखना है कि जो गुप्त काल है इसमें रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य है, इनको अंतिम रूप दिया गया है। जैसे कुछ स्मृतियां हैं, जैसे नारद स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, पराशर स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, इनको अंतिम रूप दिया गया। और हमारा जो षड दर्शन है, जिसमें 7 दर्शन है, उनको अन्य रचनाओं में लास्ट में हम देखेंगे। पर साथ में ये ध्यान रखना है कि षड दर्शन को भी अंतिम रूप है। ये षड दर्शन को अंतिम रूप भी किसमें दिया गया है? षड दर्शन को अंतिम रूप भी इसी गुप्त काल में दिया गया है। तो ये जो अंतिम रूप दिया गया, इनको अपने एक साथ लिख देंगे। देखिए क्या लिख रहे हैं कि गुप्त काल में अंतिम रूप दिया गया। अंतिम रूप दिया गया। किसको दिया गया? अभी मैंने बताया आपको कि स्मृतियां हैं 4, महाकाव्य हैं 2 और षड दर्शन है। गुप्त काल में अंतिम रूप दिया गया। अंतिम रूप किसको दिया गया है? अब देखो इसमें नंबर 1 समर्थियों। ये समर्थियां कौन सी है? नारद समर्थी है, नारद समर्थी है, कात्यायन समर्थी है, पाराशर समर्थी है, पाराशर समर्थी और बृहस्पति समर्थी है। बृहस्पति समर्थी है। इन समर्थियों को क्या है, इसमें अंतिम रूप दिया गया है। साथ में हमें यहां लिखना है कि महाकाव्यों, कौन से महाकाव्यों? महाकाव्य हमारी 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। कौन से? रामायण व महाभारत। रामायण व महाभारत है। इन महाभारत व रामायण को क्या दिया गया है कि
अंतिम रूप दिया गया है। इसके बाद में हम देखेंगे, वो देखेंगे षड दर्शन, या सठ दर्शन बोलते हैं इसको, सठ दर्शन। सठ दर्शन है, इस सठ दर्शन को भी क्या दिया गया है, अंतिम रूप दिया गया है इस काल में। तो सठ दर्शन को अंतिम रूप दिया गया है। ठीक है, ये तीन चीजें ध्यान रखेंगे, स्मृतियों को, महाकाव्यों को और सठ दर्शन को इस गुप्त काल में अंतिम रूप मिला। क्लियर है इतना? इसके बाद में एक चीज और आप नोट कीजिए, और वो ये चीज है कि जो ये हमारा क्या है कि गुप्त काल है, इस गुप्त काल को भाष्य काल के रूप में भी जाना जाता है। भाष्य क्या होते हैं कि गुप्त काल को भाष्य काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी ग्रंथ पहले मूल रूप से जो लिखे गए थे, उन मूल ग्रंथों पर आसान भाषा में टीकाएं लिखना, उनकी आसान भाषा में व्याख्या करना, ये भाष्य था। तो गुप्त काल को क्या कहा जाता है, भाष्य काल भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रख लीजिएगा साथियों, गुप्त काल को भाष्य काल के नाम से, भाष्य काल भी कहा जाता है। भाष्य की रचना का काल ऐसे लिखिए पूरा, तो भाष्य की रचना, भाष्य की रचना का काल कहा जाता है। गुप्त काल को भाष्य की रचना का काल, गुप्त काल को भाष्य की रचना का काल कहा जाता है, कहा जाता है। ये अपनी ध्यान रखेंगे। साथ में साथियों अपने को ये भी ध्यान रखना है कि ये जो गुप्त काल है, इसको श्रेष्ठ कवियों व साहित्यकारों का काल भी कहा जाता है। इस काल को क्या कहा जाता है, श्रेष्ठ कवियों व साहित्य का काल भी कहा जाता है। गुप्त काल को श्रेष्ठ कवियों व साहित्यकारों का काल भी कहा जाता है, का काल भी कहा जाता है, का काल भी कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। तो ये क्या है कि इनकी बारे में बात, साथ में अपने को ये भी ध्यान रखना है साथियों कि जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल को क्या है कि इसमें एक प्रसिद्ध गुप्त राजा हुए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिनको नवरत्न कहा जाता था। और ये नवरत्न अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान थे। तो इनको भी पूछा जाता है कई बार ये कि निम्न में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन, नवरत्नों में कौन सम्मिलित था, कौन नहीं था। जैसे नवरत्न हमें पता है कि प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय, या इनकी उपाधि थी विक्रमादित्य, इनको सीधा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। और मध्यकालीन जो भारत था, इस मध्यकालीन भारत में जो हमारा क्या है कि अकबर है मुगल बादशाह, इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। तो ये चीज भी आप नोट कर लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड, इनकी उपाधि थी विक्रमादित्य। कहीं विक्रमादित्य लिखा हुआ मिले तो यही है, चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा कह दो विक्रमादित्य,
कि दरबार में नो विद्वानों की मंडली रहती थी जिसे क्या कहा जाता था, जिसे नवरत्न कहा जाता था, जिसे नवरत्न कहा जाता था। ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए ये नवरत्न कौन थे, ये अपने देखिए कि ये हमारे नवरत्न थे कौन, कालिदास महाकवि। और ये कालिदास अथवा महाकवि थे, ये अपने को ध्यान रखना है कि नवरत्नों में मुख्य थे। क्या थे नवरत्नों में? मुख्य थे धन्वंतरी, एक चिकित्सक थे, और वराहमिहिर खगोल विज्ञानी थे। अमर सिंह ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ये क्या थे? कोशकार थे। कोशकार यानी अपने देखेंगे आगे कि इन्होंने क्या है, अमर कोश की रचना की है, जिसे नामालिंगानुशासन भी कहते हैं, और जिसे संस्कृत साहित्य का विश्वकोश भी कहा गया है। ठीक है, क्षीर स्वामी भट्ट ने उस पर टीका भी लिखी है। इसी तरह से शंकु ये वास्तुकार थे, इनके दरबार में रहते थे। क्षपनक ज्योतिषी थे। वरुचि ये व्याकरणज्ञ थे, यानी व्याकरण के जानकार थे। वेताल भट्ट ये जादूगर थे। घट करपर ये कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ घट करपर है ये थे। यानी ये क्या है कि जो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसके दरबार में ये 9 विद्वान रहते थे। तो कौन रहता था कौन नहीं रहता था, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है साथियों। अब देखिए हमारे क्या है कि गुप्त काल है, ये क्या कहा गया है गुप्त काल को, ये श्रेष्ठ कवियों और साहित्यकारों का काल कहा गया है। हम साहित्य को देखते हैं तो इसमें हम प्रमुख साहित्यकार देखेंगे। प्रमुख साहित्यकार, पहला टॉपिक हमारा क्या था? देखिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कीजिए इसको। हमने जो देखा है, हमने क्या बात की स्टार्टिंग में कि हम साहित्य में 3 पहलुओं को छुएंगे। सबसे पहले तो साहित्य में हम सामान्य जानकारी लेंगे। अभी तक जो हमने जानकारी ली है, ये जानकारी क्या है? ये जानकारी है, ये सामान्य जानकारी थी। ठीक है, इसके बाद में हम देखें तो सबसे पहले हमने किन की बात की? 3 विद्वानों की बात की, 3 कथनों की बात की। इसके बाद में फिर हमने कहा कि जो संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल है, साहित्य की भाषा यहाँ क्या थी? संस्कृत थी। राजभाषा यहाँ क्या थी? संस्कृत थी। और गुप्तकालीन साहित्य में 3 शैलियां प्रचलित थी, जिसमें विदर्भी शैली का सबसे अधिक उपयोग होता था। इसके बाद में गुप्तकालीन साहित्य की दुनिया की जो गुप्तकाल में साहित्य का विकास हुआ, इसकी तुलना है दुनिया के पेरिक्लिस युग और एलिजाबेथ युग से की गई है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। और इस काल में अंतिम रूप दिया गया जो पहले से चली आ रही थी, जैसे समर्थियों में नारद समर्थी, कात्यायन समर्थी, पाराशर समर्थी और बृहस्पति समर्थी को इस काल में अंतिम रूप दिया गया। महाकाव्यों में रामायण और महाभारत है, इनको अंतिम रूप इस काल में दिया गया। और षड दर्शन है, इसको अंतिम रूप दिया गया। गुप्त काल को भाष्य काल की रचना भी कहा जाता है, और गुप्त काल को श्रेष्ठ कवियों और साहित्यकारों का काल भी कहते हैं। गुप्त काल में क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा जो विक्रमादित्य थे, ये क्या है कि इनके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली रहती थी, जिसको नवरत्न कहते थे। और नवरत्न ये थे। ये हमारी क्या हुई? गुप्तकालीन साहित्य की सामान्य जानकारी। अब हम क्या करेंगे? जो गुप्त काल में प्रमुख साहित्यकार हुए हैं, इन प्रमुख साहित्यकारों की चर्चा करेंगे। अब प्रमुख साहित्यकार कौन से हुए हैं? अब देखिए यहां आपने देखें कि गुप्तकालीन साहित्यकार। अब गुप्तकालीन साहित्यकार है, इनमें हम पढ़ेंगे जो मुख्यतः वो क्या पढ़ेंगे कि ऐसे साहित्यकार, वे साहित्यकार जिनकी जानकारी हमें केवल अभिलेखों से प्राप्त होती है। वे साहित्यकार जिनकी
जानकारी हमें केवल अभिलेखों से प्राप्त होती है। तो ऐसे साहित्यकार हम क्या है कि चार पढ़ेंगे। एक तो हरिसेन है, वीरसेन है, वत्सवटी है और वाशुल है। और फिर क्या है, वे कवि और साहित्यकार जिनकी रचनाओं की जानकारी हमें है। कौन से? जैसे कालिदास सबसे अधिक फेमस, विशाख दत्त, विष्णु शर्मा, शूद्रक, अमर सिंह, भारवी। और इसको शीर्ष त्रयी नहीं करके हम कहते हैं कि त्रयी। इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम त्रयी कहते हैं तो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि इस को हम लिख देते हैं, वो लिख देते हैं त्रयी। अब त्रयी कितनी प्रकार की त्रयी थी? त्रयी थी वो थी तीन। त्रयी कितनी थी? तीन थी। एक तो शीर्ष त्रयी थी, ये इसमें कौन सम्मिलित थे? इसके बाद में वृहद त्रयी थी और इसके साथ में लघु त्रयी थी। इन तीन त्रयों की बात करेंगे। इन पे क्वेश्चन आ चुका है पहले और आगे भी आने की संभावनाएं रहेगी, तो इन पे भी गौर करेंगे। ये इनके बाद में हम जो लास्ट देखेंगे वो देखेंगे अन्य रचनाएं। अन्य रचनाओं लास्ट में तीसरा पोर्शन रहेगा अन्य रचनाएं। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे साहित्यकार जिनकी जानकारी हमें केवल अभिलेखों से मिलती है। और जिनकी जानकारी हमें केवल अभिलेखों से मिलती है उनमें पहले कौन है? हरिसेन। अब हरिसेन क्यों प्रसिद्ध है इतिहास में? हरिसेन, अब देखिए हरिसेन में दो बातें अपने को ध्यान रख लेनी है कि एक तो ये क्या कर रहे हैं कि एक तो ये हरिसेन है समुद्रगुप्त के दरबारी थे। गुप्त सम्राट कौन है? समुद्रगुप्त के दरबारी थे, दरबारी हैं ये थे। ये अपने को ध्यान रखना है, नंबर एक। नंबर दो बात इनके बारे में हम ध्यान रखेंगे कि इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की रचना की। अब देखिए समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, हम सभी परिचित रहते हैं इस प्रयाग प्रशस्ति से। और अपने को यहां ध्यान रखने हैं साथियों कि ये इंपॉर्टेंट रहती है प्रयाग प्रशस्ति, इस पे गौर करेंगे। प्रयाग प्रशस्ति है, इसकी रचना हरिसेन करते हैं। और किस शैली में करते हैं? चंपू शैली में। चंपू शैली में इस की रचना की, यानी गद्य व पद्य दोनों में। गद्य व पद्य दोनों का जो मिक्स रूप है इसमें, गद्य व पद्य में, ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो चंपू शैली में ये प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा की जाती है। तो पहले विद्वान कौन? हरिसेन। दूसरी हम बात की थी कि इसकी दूसरा जो हमारा लिखा हुआ है वो दूसरे हमारे विद्वान लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए वीरसेन। अब देखिए वीरसेन, वीरसेन साहब भी कहते हैं इनको, वीरसेन। वीरसेन है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त द्वितीय है, उनको विक्रमादित्य भी कहते हैं, ये हमने देखा है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय है, उनके प्रधानमंत्री कौन थे? वीरसेन। और वीरसेन किस लिए जाने जाते हैं? उदयगिरी के गुहा लेख उनकी रचना है। उदयगिरी के जो गुहा लेख लिखे गए हैं वो किसने लिखे? वीरसेन ने लिखे। तो वीरसेन की जानकारी हमें केवल उदयगिरी के गुहा लेखों से मिलती है। तो ये इनके बारे में आप दो बातें लिखेंगे। सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, यह इनको क्या कहते हैं हम? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के प्रधानमंत्री, के प्रधानमंत्री ये थे, ये अपने को ध्यान रख लेना है। सेकंड क्या है कि इन्होंने क्या किया
उदयगिरी के गुहा लेखों, उदयगिरी के गुहा लेखों, इन्होंने उदयगिरी के गुहा लेखों की रचना की। उदयगिरी के गुहा लेख है, इन उदयगिरी के गुहा लेखों की रचना है वो हमारे ये वीरसेन महोदय ये करते हैं। इनके बारे में ये बात ध्यान रखनी है। तीसरी कौन सी है? वत्सवटी। अब वत्सवटी है, इन वत्सवटी के बारे में हमें क्या जानकारी रखनी है कि वत्सवटी कौन थे। अब देखिए वत्सवटी है, एक तो ये ध्यान रख लेंगे कि वत्सवटी कुमारगुप्त फर्स्ट, जो कुमारगुप्त प्रथम है, फर्स्ट है, पहले हैं, कुमारगुप्त फर्स्ट के दरबार में थे, के दरबारी थे, ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरी बात कि इन्होंने क्या है 44 श्लोक वाले मंदसूर स्तंभलेख की रचना की। यहां देखिए एक चीज और ध्यान रखना है कि यहां क्या है कि यहां मेन चीज क्या ध्यान रखनी है अपने को कि एक दो चीजें मैं एक साथ ही लिख देता हूं ताकि क्या कंफ्यूजन नहीं रहे। ये कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट में। चौथा क्या है? चौथा वाशुल। इन दोनों को मैं एक साथ दिखा देता हूं। ये चार ही तो व्यक्ति देखे थे हमने, किसमें? चार ही तो व्यक्ति हमने देखे थे, वो देखे थे किसमें? ऐसे विद्वान, ऐसे साहित्यकार, ऐसे रचनाकार जिनकी जानकारी केवल हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है, उनकी कोई रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं, पुस्तक ग्रंथ अवेलेबल नहीं है अभी, वो वाले। तो ये चार है। तो वत्सवटी में क्या है? सबसे पहले तो ध्यान रखना है कुमारगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट के दरबारी, ये ध्यान रखेंगे एक बात, ठीक है। दूसरी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार क्या है कि ये लगता है हमें और कई बार पेपर में भी आया है कि मंदसूर प्रशस्ति की रचना किसने की। तो मंदसूर प्रशस्ति के रचनाकार अगर वासुल ऑप्शन में आ जाए तो वासुल ही रहेंगे, ये ध्यान रखना है। पर अक्सर वासुल ऑप्शन में नहीं आते, वत्सवटी आते हैं। उस समय हम वत्सवटी मानते हैं कारण कि मंदसूर की जो प्रशस्ति है उसमें स्तंभ लेख है, 44 श्लोकों का स्तंभ लेख है। वो स्तंभ लेख किसने लिखा था? वो वत्सवटी ने लिखा था। और मंदसूर प्रशस्ति है, ये यशोवर्मन की प्रशस्ति है। और यशोवर्मन की प्रशस्ति, जो मंदसूर की प्रशस्ति है, वो 9 श्लोकों में ये वासुल ने उसकी रचना की है। तो इन दोनों बातों को हम लिखेंगे कि क्या चीज लिखेंगे कि देखिए कुमारगुप्त फर्स्ट के दरबारी, इन्होंने चवालीस श्लोकों वाले मंदसूर स्तंभलेख की रचना की, ये ध्यान रखना है। स्तंभ लेख है, क्या चीज है? स्तंभ लेख है। और स्तंभ लेख कितने स्रोतों वाला है? तो 44 वाला है, ठीक है। तो यहां अपने को ये ध्यान रखना है कि एक तो इसमें क्या है कि ये स्तंभ लेख है, ठीक है। और इसमें दूसरी बात अपने को ये ध्यान रखनी है कि जो ये स्तंभ लेख है, इस स्तंभ लेख में श्लोक कितने हैं? तो इसमें श्लोक है वो 44 है, ये भी ध्यान रख लेंगे आप। 44 श्लोकों वाले स्तंभ लेख है, ये अपने ध्यान रखेंगे, इस पे गौर करेंगे, ठीक है साथियों। इसके बाद में हम इधर देखते हैं, इधर क्या है वासुल के बारे में कि ये क्या है, इन्होंने शासक यशोवर्मन, शासक यशोवर्मन या यशोवर्मा कह दूं इनको, यशोवर्मन की
प्रशंसा में, प्रशंसा में यहां ध्यान रखेंगे कि 9 श्लोकों वाली, 9 श्लोकों वाली मंदसूर प्रशस्ति की रचना की। मंदसूर प्रशस्ति की रचना की, ये ध्यान रखना है की रचना की। अब देखिए ये जो 4 विद्वान हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनमें से हरिसेन पूछे जा चुके हैं पहले। कौन पूछे जा चुके हैं? हरिसेन है, ये पूछे जा चुके हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ एक तो अपने को क्या ध्यान रखना है? यशो वर्मन का ध्यान रखना है। फिर हमें क्या ध्यान रखना है? आगे आगे जो हम रखेंगे वो रखेंगे कि 9 श्लोकों की रचना है। कितने श्लोकों की है? 9 श्लोकों की रचना है, ठीक है। और ये रचना है, ये किस नाम से जानी जाती है? तो ये मंदसूर प्रशस्ति के नाम से जानी जाती है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। कौन सी प्रशस्ति है? मंदसूर प्रशस्ति है। तो ये दोनों को बराबर तुलनात्मक रूप से इसलिए मैंने लिखा ताकि क्या कि हमारे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। जहां तक मैं समझता हूं कि कंफ्यूजन आपके रहा ही नहीं होगा, क्लियर होगा, है ना। तो ये 4 व्यक्ति ऐसे थे जो क्या थे, जो हमारे क्या थे कि जिनकी जानकारी हमें केवल अभिलेखों से मिलती है। हरिसेन, वीरसेन, वत्सवटी और वासुर। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम उन विद्वानों की बात करेंगे जिनकी क्या है कि जिनकी रचनाएं हमारे यहाँ अवेलेबल है। कितना टाइम हो गया? लगभग 42-43 मिनट होगी। तो इनकी रचनाएं हमारे अवेलेबल हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो मैं सोचता हूं कि अपने अगली क्लास में इनको देख लेंगे, अगली क्लास में इनको देखेंगे, फिर अन्य रचनाएं हैं उनकी साथ में देख लेंगे, ताकि हम अच्छे से क्या है कि ज्यादा लंबी क्लासेज भी ना हो और ज्यादा अपने बोर भी ना हो। अब देखिए कालिदास है, इन कालिदास के क्या है कि 2 खंड काव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं, 3 नाटक है और एक चौथा नाटक भी है जिसकी जानकारी केवल क्षेमेंद्र देते हैं, उनकी भी बात हम करेंगे। विशाख दत्त है, विशाख दत्त में 2 महत्वपूर्ण है, मुद्रा राक्षस और मुद्रा राक्षस के साथ में देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस है वो पहला नायिका वीर नाटक है, पहला नायिका वीर नाटक है, चंद्रगुप्त का उल्लेख दिया गया है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र नीतिपरक जानवरों की कहानी है, दुनिया में सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद होने वाली रचना है भारत की। सबसे अधिक तो बाइबल की रचना अधिक भाषाओं में अनुवाद होता है, दुनिया की दूसरी सबसे अधिक वाली ये है, और भारत की विदेशी भाषाओं में क्या है कि अनुवाद होने वाली सबसे बड़ी रचना पंचतंत्र है इनकी। शूद्रक का मृच्छकटिकम, जिसमें क्या है कि एक मिट्टी का खिलौना जिसका अर्थ रहता है शूद्रक महोदय। अमर सिंह का अमरकोश, नाम लेगा अनुशासन, अपनी बात कर ली, संस्कृत का विश्व कोश कहा जाता है। भारवी का किरातार्जुनियम और शीर्ष जो त्रयी है, शीर्ष त्रयी 3 विद्वानों को कहते हैं। कवि माघ जिनकी रचना क्या है? शिशुपालवत। इसके बाद में भारवी कवि भारवी जिनकी रचना कौन सी है? किरातार्जुनियम। और इसके बाद में श्रीहर्ष। 3 विद्वान हैं, 3 विद्वान माघ, भारवी और श्रीहर्ष, इन तीनों विद्वानों को शीर्ष त्रयी कहते हैं। और इन तीनों विद्वानों की रचनाएं कौन कौन सी है? इन तीनों विद्वानों की रचनाएं हैं साथियों, वो कौन सी है? इन तीनों विद्वानों की रचनाएं हैं, जैसे कवि माघ की शिशुपालवत है, भारवी की किरातार्जुनियम है और श्रीहर्ष की नेस्दिचर्यम है। तो ये जो 3 रचनाएं हैं, शिशुपालवत, किरातार्जुनियम और क्या है कि जो श्रीहर्ष है इनकी नेस्दिचर्यम, ये तीनों रचनाएं वृहद त्रयी कहलाती है। क्या कहलाती है? वृहद त्रयी। जो शीर्ष त्रयी विद्वान है ना, उन तीनों विद्वानों की जो रचनाएं है वो वृहद त्रयी कहलाती है। और कालिदास की 3 रचनाएं, कालिदास की 3 रचनाएं जिसमें कुमार संभव है, मेघदूत है, रघुवंश है। तो ये तीनों की तीनों रचनाएं क्या कहलाती हैं? ये तीनों रचनाएं कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश, इन तीनों को लघु त्रयी कहते हैं। इनको डिटेल्ड है, डिटेल्ड हम कल की क्लास में लिख लेंगे।
आज इतना ही, क्योंकि पहली क्लास है, बहुत ज्यादा लंबा खींचना ठीक नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा, कमेंट करके थोड़ा बताना और फिर अपने आगे बढ़ेंगे। आपको एक चीज मैं बता देता हूँ सीधी सीधी बिल्कुल अच्छे से, कि किसी भी रूप में अपने इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, इससे बाहर नहीं आएगा। जो भी हम पढ़ेंगे इस भारतीय इतिहास में, तो उससे आप उतना पढ़े, बेहद अच्छे तरीके से पढ़े। मैं थोड़ा बड़े बड़े लिखता हूँ, इसलिए लिखता हूँ ताकि हम अच्छे से उन चीजों को पढ़ पाए, रिवाइज कर पाए। पीडीएफ का प्रिंट निकालने की भी अपनी को आवश्यकता नहीं रहे, तो अगर लिखें भी तो फटाफट से लिख पाए। ठीक है साथियों, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।